नीले आकाश को भेदता हुआ नीलम शिखर का भव्य पर्वत अपनी चोटियां उठाए खड़ा था। यह पर्वत अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि उन कहानियों के लिए प्रसिद्ध था जो कहती थीं कि यह जीवन का स्रोत है। इसी पर्वत की एक सुनसान पत्थरीली पगडंडी पर एक युवा लड़की तेजी से चल रही थी। उसका नाम था अवनी। अवनी एक साधारण यात्री नहीं थी, वह एक निडर पर्वतारोही और प्रकृति की रक्षक थी। उसकी पीठ पर बंधे भारी बैग में नक्शे, कंपास और कुछ बुनियादी उपकरण थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी विवेकशीलता और उसकी माँ की सिखाई हुई एक गहरी बात: दुनिया से झूठ बोलना गलत है, पर खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। यह विचार उसे हमेशा सही रास्ता चुनने का साहस देता था। वह एक पुराने स्याही से फीके पड़े मानचित्र का अनुसरण कर रही थी, जिस पर नीलम शिखर की एक प्राचीन जीवन रेखा को दर्शाया गया था। यह जीवन रेखा एक जलधारा थी जो कभी पर्वत से बहकर नीचे के शांति वन को सींचती थी। चलते चलते अवनी पर्वत की एक ऊंचाई पर पहुंची, जहां से नीचे का विशाल दृश्य दिखाई दिया। शांति वन का नाम केवल एक मजाक लग रहा था। पूरा जंगल धूल और सूखे पत्तों से भरा था। अवनी का ध्यान तभी टूटा जब उसने नीचे के मैदान में कुछ जंगली जानवरों को बेचैन होते देखा। उनके शरीर थके हुए थे और उनकी आंखें पानी की तलाश में थीं। नहीं, अवनी ने खुद से कहा, मेरा अगला पड़ाव अभी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मैं इन जीवों की मदद कर सकूं तो यह ज्यादा जरूरी है। उसका साहसिक संकल्प तुरंत बदल गया। उसने मानचित्र को वापस रखा और सूखी जलधारा के साथ साथ ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिया। सूखे पत्थरीले रास्ते पर भी आसपास की हरियाली इस बात का संकेत दे रही थी कि पानी कहीं पास ही है। कुछ दूर चलने पर सूखी जमीन गीली दिखने लगी। पानी तो बह नहीं रहा था, लेकिन पत्थर नम थे। अवनी का उत्साह बढ़ गया और उसने अपनी चाल तेज कर दी। आगे जाकर वह दृश्य सामने आया जिसने धारा को रोक रखा था। रास्ते में एक विशाल काली चट्टान पड़ी थी। चट्टान के दोनों ओर ऊंची घुमावदार पहाड़ी दीवारें थीं और रास्ता पूरी तरह से जाम था। चट्टान के बीचों बीच से पानी की केवल एक हल्की सी पतली धार रिस रही थी। जरूर पानी इसी चट्टान की वजह से रुका होगा, अवनी ने समझा। अवनी अभी एक कदम आगे बढ़ाने वाली थी कि तभी कहीं से एक छोटा फुर्तीला बंदर प्रकट हुआ। वह चट्टान के निचले हिस्से के पास बैठ गया और एक नुकीले पत्थर से चट्टान पर लगातार वार करने लगा। अरे, यह तो चट्टान खोदकर पानी निकालने की कोशिश कर रहा है, अवनी आश्चर्य से बोली। बंदर ने अवनी की आवाज सुनी और किनारे हटकर अपनी भाषा में कुछ कहने लगा। यह एक चेतावनी थी कि वह दूर रहे। अवनी धीरे से नीचे बैठ गई और अपने दोनों खाली हाथ दिखाते हुए कहा, सब ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बंदर थोड़ा शांत हुआ। अवनी जैसे ही चट्टान की तरफ बढ़ी, बंदर फिर से शोर मचाने लगा। अवनी ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और ठीक उसी जगह वार करने लगी जहाँ बंदर वार कर रहा था। अगले ही पल बंदर शांत हो गया। वह समझ गया कि वह केवल मदद कर रही है। जहाँ अवनी मार रही थी वहाँ से पानी रिसना तेज हो गया। अब अवनी के पास उसका पहला और सबसे खास दोस्त बिजली था। दोनों ने साथ मिलकर चट्टान को तोड़ने का अपना कठिन काम शुरू कर दिया। अवनी और बिजली बंदर दोनों ने मिलकर काफी देर तक चट्टान पर पत्थर मारे। पानी थोड़ा ज्यादा रिसने लगा था, पर इस विशाल बाधा को हटाने के लिए यह प्रयास नाकाफी था। थककर अवनी बैठ गई और सोचने लगी। बिजली बंदर भी उसकी नकल करते हुए उसके बगल में बैठ गया और अपने नन्हे हाथों को माथे पर टिकाकर सोचने का नाटक करने लगा। अवनी को मुस्कान आ गई, लेकिन तभी दूर से एक धीमी भारी गर्जना सुनाई दी। पहले तो अवनी ने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ ही पलों में जमीन के कंपन से यह स्पष्ट हो गया कि वह आवाज हाथियों के एक बड़े झुंड की थी। अवनी और बिजली दोनों चौंक कर खड़े हो गए। दाहिनी ओर देखने पर उन्हें हाथियों का एक विशाल झुंड और उनके साथ बंदरों का एक और दल खड़ा दिखाई दिया। अवनी और बिजली चुपचाप चट्टान के ऊपर खड़े हो गए। बंदरों के दल में से एक ने उनकी ओर इशारा किया और उन्हें अपने पास आने का संकेत दिया। अवनी को तनिक भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। उसने बिजली को अपने कंधे पर बिठाया और क्वाइटली दोनों उनके पास चले गए। हाथियों का सरदार, एक विशालकाय अनुभवी हाथी, धीरे धीरे चट्टान के पास आया और उसे अपनी सूंड से टटोलने लगा। उसने कुछ आवाजें निकाली जो पूरे दल के लिए निर्देश थीं। सभी समझ गए, सिवाय अवनी के। हाथी सरदार के संकेत पर कुछ हाथी मुड़े और चट्टान के दूसरी ओर बाएं हाथ चले गए। इधर हाथी सरदार ने इस तरफ से चट्टान को धकेलना शुरू किया और उधर दूसरे हाथी भी विपरीत दिशा से धकेलने लगे। रुको रुको, अवनी चिल्लाई और अपने हाथ हिलाकर उन्हें रोका। सभी हाथी और बंदर चौंक कर उसे देखने लगे। बिजली बंदर ने भी अवनी को चुप रहने का इशारा किया, पर अवनी का निश्चय मजबूत था। यह बुद्धिमत्ता का क्षण था। सरदार, अवनी ने ऊंची आवाज में कहा, अगर आप सब कोने संकरी तरफ से धक्का देंगे तो यह चट्टान और ज्यादा जाम हो जाएगी। देखिए, यह तरफ सामने की तरफ चौड़ी
चौड़ी है, हमें सूखी धारा की तरफ से जो हिस्सा चौड़ा है वहां से एक साथ धकेलना होगा। हाथी सरदार ने अवनी की ओर देखा, फिर चट्टान की संरचना पर नजर डाली। लड़की की बात सही थी, ताकत के लिए रणनीति जरूरी थी। सरदार ने अपनी सूंड से अवनी को धीमे से छुआ, जैसे उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना कर रहा हो। तुरंत ही सरदार ने सभी हाथियों को बुलाया और उन्हें सूखी धारा के किनारे चट्टान के चौड़े हिस्से की ओर से धक्का लगाने का निर्देश दिया। जोरदार सामूहिक प्रयास शुरू हुआ। चट्टान के भीतर से कड़कड़ाहट की आवाजें आने लगीं। सरदार ने एक और जोरदार धक्का देने का इशारा किया। अवनी ने जल्दी से बिजली बंदर को उठाया और फुर्ती से खुद भी हाथी सरदार की पीठ पर कूद गई। सभी जानवर एक तरफ हटकर खड़े हो गए। हाथी सरदार ने अपने दल के साथ अपनी पूरी शक्ति लगाई। खड़ाम जोरदार गर्जना के साथ विशालकाय काली चट्टान दो हिस्सों में टूट गई, जैसे किसी बांध के टूटने पर होता है। एक शक्तिशाली जलधारा कई लहरों को अपने साथ लाती हुई बाहर निकली और तीव्र गति से बहने लगी। हाथियों ने जोरदार आवाजें निकाली। बंदर और अवनी भी खुशी से चिल्ला उठे। हाथी सरदार की पीठ पर बैठी अवनी ने नीचे देखा। वन के सभी जानवर, हिरण, पक्षी, गिलहरी सब ऊपर की ओर देख रहे थे। हजारों पक्षी धारा के ऊपर मंडराने लगे। उनकी मधुर आवाजें गूंज उठीं। चट्टान के टुकड़े पानी के साथ बहने लगे और जलधारा पर्वत से नीचे गिरने लगी। हवा तेज हो गई और फिर नरम हो गई, अपने साथ एक नई जीवन की सुगंध लेकर आई। वह जलधारा नीचे जमीन से मिली और एक शक्तिशाली नदी का रूप लेकर आगे बहने लगी। पूरा वातावरण खुशी से भर गया। नदी का पानी देखकर सभी जानवर आनंद से नाचने और आवाजें निकालने लगे। यह पल था जब सत्य, बहादुरी और बुद्धिमत्ता ने प्रकृति को उसका खोया हुआ जीवन लौटा दिया था। नदी आगे बढ़ती गई, जंगल में और दूर, जहां तक पृथ्वी थी। अवनी हाथियों और बंदरों के झुंड के साथ नीचे सूखी जमीन पर उतरी। सभी जानवर नदी के पास गए और पानी पीने लगे। हाथी सरदार ने अपनी सूंड में पानी भरा और अवनी तथा बिजली पर छिड़का, जैसे उनका धन्यवाद कर रहा हो। कुछ देर बाद बंदरों का दल अपने नए दोस्त बिजली को बुलाने लगा। बिजली ने अवनी की आंखों में देखा, उसे अपनी भाषा में गले लगाया और मुस्कान के साथ विदा लेकर अपने दल के साथ चला गया। फिर हाथियों का झुंड भी चलने लगा। अवनी ने हाथी सरदार को गले लगाया और उसे धन्यवाद कहा। वे भी शोर मचाते हुए वहां से चले गए। अकेली खड़ी अवनी ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और बहती हुई नदी के पवित्र जल से उसे भरा। उसने नदी को नमन किया, उस जीवन रेखा को जिसे उसने वापस संसार को सौंपा था। वह अपनी बोतल लेकर शांति वन की ओर चल पड़ी। अब उसके सामने एक नया हरा भरा और जीवित जंगल था, जहाँ उसकी अगली खोज उसका इंतजार कर रही थी। शांति वन अब सचमुच शांत और हरा भरा लगने लगा था। अवनी ने अपनी बोतल में भरा पवित्र जल अपने होठों से लगाया और उस अद्भुत पल की स्मृति को ताजा किया। उसका अगला लक्ष्य था अपने लिए भोजन ढूंढना। नदी अब जंगल में प्रवेश कर चुकी थी और उसके किनारे किनारे जीवन की बहार लौट रही थी। अवनी ने नदी के किनारे किनारे जंगल में चलना शुरू किया। उसकी आंखें चारों ओर फलदार पेड़ खोज रही थीं। उसे हर जगह पेड़ दिख रहे थे, पर कोई फल का पेड़ नहीं दिख रहा था। वह थोड़ी निराशा महसूस कर रही थी। तभी एक ऊंची डाल पर उसकी नजर एक मैना पक्षी पर पड़ी, जिसकी चोंच में एक गहरा बैंगनी जामुन फल दबा हुआ था। अवनी ने मैना को ध्यान से देखा। मैना उड़कर एक पास के पेड़ की डाल पर बैठी और घोंसले में बैठे अपने छोटे बच्चों को वह जामुन फल खिलाने लगी। बच्चों को खिलाने के बाद वह फिर से उड़ गई। यह सही रास्ता है, अवनी ने सोचा। उसने तुरंत मैना का पीछा करना शुरू कर दिया। मैना ने आगे जाकर एक फूलों से लदे पेड़ पर बैठी। अवनी वहीं रुक गई। अपना माथा पीटते हुए कहा, ओहो, जामुन के पेड़ पर जाओ, मुझे भूख लगी है। मैना ने जैसे उसकी बात सुनी हो, वह तुरंत उस फूलों वाले पेड़ से उड़ी और जंगल के गहरे हिस्से की ओर चली गई। अवनी अब पूरी तरह से उसके पीछे थी। कुछ दूर पीछा करने के बाद मैना एक घने जामुन के पेड़ पर जा बैठी। वह पेड़ जामुन के गहरे बैंगनी फलों से लदा हुआ था। अवनी की आंखें चमक उठी। उसने मैना का मन ही मन धन्यवाद किया और पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। जामुन के पेड़ के पास ही एक छोटा सा झरना बन गया था, जहाँ नदी का पानी बहकर गिर रहा था। अवनी ने पहले पानी पिया, फिर भरपेट मीठे ताजे जामुन खाए। आराम करने के बाद उसने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया, पर नदी ने अपना रहस्य पूरी तरह से नहीं खोला था। अवनी अब जंगल में गहराई तक जा रही थी। नदी यहाँ एक सुरंग जैसे प्राकृतिक रास्ते में प्रवेश कर रही थी। सुरंग के मुहाने पर कुछ चमकीले रंगीन पत्थर रखे थे, जिन पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। अवनी को समझते देर नहीं लगी। यह सुरंग मानव निर्मित तो नहीं थी, पर निश्चित रूप से प्राचीन थी। उसे याद आया कि पुराने मानचित्र में जीवन रेखा के अंत में एक अदृश्य महल का जिक्र था। क्या यह सुरंग उसी महल का रास्ता थी? वह रोमांच
से भर गई। अपनी टॉर्च निकाली और अज्ञात के आह्वान का जवाब देते हुए उस रहस्यमयी सुरंग में प्रवेश कर गई। सुरंग के अंदर की हवा ठंडी थी और हर जगह पानी की बूंदें टपक रही थीं। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि सुरंग 2 हिस्सों में बंट रही थी। एक रास्ता नदी के साथ साथ नीचे जा रहा था और दूसरा रास्ता ऊपर की ओर पत्थरों की सीढ़ियों जैसा था। अवनी को पता था कि उसका काम केवल नदी को आजाद करना नहीं था, उसका काम उस पूरे चक्र को पूरा करना था जिसके लिए नीलम शिखर जाना जाता था। उसने अपने साहस पर भरोसा किया, बिजली बंदर और हाथी सरदार की बहादुरी को याद किया और उस ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि अदृश्य महल का रहस्य ही इस जादुई जलधारा के सच्चे स्रोत को उजागर करेगा। पत्थर की सीढ़ियां घुमावदार थीं और ऊपर की ओर जाती थीं। अवनी ने अपनी टॉर्च की रोशनी में ध्यान से कदम बढ़ाए। कुछ ही देर में वह सीढ़ियों के अंत तक पहुंच गई, जहां एक संकरा गलियारा था। गलियारा एक बड़े गोलाकार कक्ष में खुलता था। टॉर्च की रोशनी में वह दृश्य देखकर अवनी की सांसें थम गईं। वह एक गुफा के भीतर स्थित एक अदृश्य महल में थी। महल सचमुच अदृश्य नहीं था, बल्कि वह इस तरह से छिपा हुआ था कि बाहर से उसे देखना असंभव था। कक्ष की दीवारों पर नीलम शिखर के पत्थरों से बनी नक्काशी की गई थी, जो प्राचीन कथाएं और भविष्यवाणियां दर्शा रही थीं। कक्ष के ठीक बीच में एक विशाल चट्टानी सिंहासन था और सिंहासन के पीछे की दीवार में एक छोटा सा छेद था, जहां से पानी रिस रहा था। यह पानी का मुख्य स्रोत है, अवनी ने फुसफुसाया। वह सिंहासन की ओर बढ़ी। सिंहासन के पास जमीन पर एक टूटा हुआ पुराना तांबे का लोटा पड़ा था। लोटे पर भी वही नक्काशी थी जो सुरंग के मुहाने पर पड़े पत्थरों पर थी। अवनी ने लोटा उठाया। उसने गौर किया, पानी रिस रहा था, पर वह मुख्य जलधारा नहीं थी। जलधारा कहीं और से आ रही थी। अवनी ने टॉर्च को दीवार पर घुमाया और अंततः वह जगह मिल गई। सिंहासन के ठीक ऊपर छत में एक छोटा सा गोल छिद्र था। उस छिद्र से एक पतली चमकदार पानी की किरण नीचे एक क्रिस्टल के कटोरे में गिर रही थी, जो सिंहासन के ठीक ऊपर टिका था। कटोरा लबालब भरा हुआ था और उसका पानी चारों तरफ रिस रहा था। यही है रहस्य, अवनी ने कहा। पानी की वह किरण छत के उस पार से आ रही थी जहां सूर्य की रोशनी सबसे पहले पड़ती थी। यह एक प्राकृतिक ऊर्जा प्रणाली थी जो सदियों से काम कर रही थी। अवनी ने क्रिस्टल के कटोरे को ध्यान से देखा। कटोरे के नीचे एक छोटा सा लीवर लगा था, जो शायद प्रवाह को नियंत्रित करता था, लेकिन लीवर टूटा हुआ था। शायद उसी वजह से चट्टान खिसकी और नदी सूख गई। अवनी ने टूटे हुए तांबे के लोटे को ध्यान से देखा। लोटे का हैंडल बिल्कुल उसी आकार का था जैसा कि टूटा हुआ लीवर। संकट का क्षण, अवनी समझ गई। किसी पुराने यात्री या खोजकर्ता ने इस लीवर को छेड़ा होगा, जिससे यह टूट गया। अवनी को इसे ठीक करना था। उसने बड़ी सावधानी से तांबे के लोटे के हैंडल को तोड़ा और उसे टूटे हुए लीवर के छेद में फिट करने की कोशिश की। यह एक अत्यंत नाजुक काम था। अगर उसने ज्यादा बल लगाया तो पूरी प्रणाली हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी माँ के शब्द याद किए, खुद से झूठ मत बोलना। वह जानती थी कि उसे सफल होना ही है। एक गहरी सांस लेकर उसने तांबे के हैंडल को हल्के से घुमाया। चमत्कार, कचक की आवाज हुई और लीवर पूरी तरह से घूम गया। ऊपर क्रिस्टल के कटोरे में रुका हुआ पानी एक जोरदार दहाड़ के साथ नीचे की ओर बह निकला। पानी की वह पतली किरण अब एक शक्तिशाली धार बन चुकी थी। वह धार सीधे चट्टानी सिंहासन के नीचे एक छिपे हुए चैनल में गई, जो तुरंत पानी से भर गया। अवनी ने उस चैनल का अनुसरण किया। वह चैनल उस निचली सुरंग की ओर जा रहा था जहां से नदी बह रही थी। मिशन पूरा हुआ। वह जल्दी से उसी रास्ते से वापस लौटी, सीढ़ियों से नीचे आई और नदी के किनारे पहुंची। अब नदी का प्रवाह पहले से कहीं ज्यादा तेज और शुद्ध था। अवनी ने मुस्कुराते हुए नदी को देखा। उसकी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और प्रकृति के प्रति ईमानदारी ने न केवल एक जलधारा को आजाद किया, बल्कि उसके प्राचीन स्रोत को भी पुनर्जीवित कर दिया था। वह अब शांति वन से बाहर निकलने के लिए तैयार थी। अपनी टोपी को कसकर ठीक करते हुए उसने अपनी यात्रा जारी रखी, यह जानते हुए कि इस दुनिया में हर समस्या का समाधान साहस, सच्चे दिल और सही ज्ञान में छिपा है। कहानी का निष्कर्ष, अवनी ने न केवल एक अस्थायी समस्या को हल किया, चट्टान को हटाना, बल्कि समस्या के मूल कारण, टूटे हुए लीवर को भी ठीक करके स्थायी समाधान दिया। उसकी यह यात्रा बहादुरी, दोस्ती और विवेक के महत्व को दर्शाती है। अदृश्य महल के कक्ष में क्रिस्टल के कटोरे से बहती हुई जीवनदायिनी धार को देखकर अवनी का मन अत्यंत शांत और संतुष्ट था। वह जानती थी कि उसने न केवल एक जलधारा को, बल्कि प्रकृति के एक महत्वपूर्ण चक्र को बचाया था। वह वापस उसी रास्ते से नीचे जंगल में आई। शांतिवन अब एक हरा भरा नंदनवन बन चुका था। पक्षी गा रहे थे, हिरण नदी के किनारे खेल रहे थे और हवा में फूलों और ताजी मिट्टी की सुगंध थी। अवनी ने नदी से विदा लेने से पहले एक अंतिम काम किया। उसने अपने बैग से एक छोटी डायरी निकाली। यह डायरी उसकी यात्राओं के अनुभव और उसकी माँ द्वारा दी गई शिक्षाओं को दर्ज करने के लिए थी। उसने उसमें लिखा, आज नीलम शिखर पर मैंने सीखा कि सच्ची बहादुरी केवल ताकत दिखाने में नहीं है, बल्कि विवेक और ईमानदारी से समस्या के मूल तक पहुंचने में है।
है। चट्टान हटाना एक काम था, पर टूटे हुए लिवर को ठीक करना स्थायी समाधान। जब हम खुद से सच बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तब प्रकृति खुद हमारे दोस्तों बिजली बंदर, हाथी सरदार को भेजती है ताकि हम असंभव को संभव बना सकें। डायरी बंद करके अवनी ने नदी के किनारे के कुछ सुंदर चमकीले पत्थरों को उठाया। ये पत्थर उसके लिए दोस्ती और सफलता के प्रतीक थे। वह जंगल के उस हिस्से की ओर चल पड़ी जहां उसका मानचित्र एक नई अज्ञात पगडंडी को दिखाता था। उसकी पिछली यात्रा एक जलधारा की खोज थी, अब उसकी यात्रा अज्ञात के रहस्य की ओर थी। जैसे ही वह जंगल की सीमा पर पहुंची, उसने एक बार पीछे मुड़कर नीलम शिखर को देखा। पर्वत अब धुंध में लिपटे हुए थे, लेकिन उनके भीतर बहती हुई जीवन धारा का गीत स्पष्ट सुनाई दे रहा था। अवनी ने मुस्कान के साथ अपनी टोपी को कसकर ठीक किया, अपने कंधों पर बैग का भार महसूस किया और एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ गई। उसे अब कोई जल्दी नहीं थी। उसे पता था कि अब वह जहां भी जाएगी, बहादुरी, विवेक और सच्चाई का उसका मार्गदर्शक सिद्धांत उसके साथ होगा। रिमझिम की तरह अवनी भी एक सच्ची खोज करता थी, एक ऐसी आत्मा जो अपनी यात्रा में केवल जगह नहीं खोजती, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को खोजती है। अवनी की कहानी एक संदेश देती है, पानी जीवन है और जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है एक सच्चा, निडर और जिज्ञासु दिल।